नमस्कार, स्वागत है डीडी राजस्थान की इस खास पेशकश बीच बहस में। आपके साथ मैं हूं मुजीब। दोस्तों, आज के इस बीच बहस कार्यक्रम में हम देश की आधी आबादी की बात करेंगे। जी हाँ, महिलाओं की बात होगी। किस तरह से आज आज़ादी के इस अमृत महोत्सव मनाने के दौरान महिलाओं की स्थिति और लगातार उस स्थिति को सुधारने के लिए किस तरह प्रयास किए जा रहे हैं, और आज के इस कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर और साथ ही साथ महिला स्वास्थ्य को लेकर के किस तरह के प्रयासों के अंदर खुद महिलाएं सहभागी बनी है, ऐसी एक खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हम स्वागत करते हैं हमारी आज की मेहमान अनीता कुमारी मीना का, जो यूँ तो एक व्याख्याता है लेकिन साथ ही साथ आप एक सामाजिक कार्यकर्ता और महिला सुरक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के लगातार कार्यशील है। बहुत बहुत स्वागत है अनीता जी हमारे इस कार्यक्रम बीच बहस में। धन्यवाद मुजीब जी। बहुत ही अच्छा विषय है कि महिला सशक्तिकरण जैसे विषय के ऊपर जैसे मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया, और महिलाओं की वर्तमान जो स्थिति है इसके ऊपर मतलब मैं अपने विचार रखना चाहूँगी। शिक्षक होने के नाते आपको मौका मिला है कि देश को बदलें, समाज को जागरूक करें और साथ ही साथ नई पीढ़ी को तैयार करें, लेकिन उसके साथ साथ आप बीते कई वर्षों से लगातार महिला सुरक्षा को लेकर के कार्यशील रही हैं। आप पूरे राजस्थान के अंदर एक संगठन भी चला रही हैं जिसमें राजस्थान के हर वर्ग की महिला का प्रतिनिधित्व है। इसके अलावा आप खुद कई सारी तहसीलों के अंदर, ज़िलों के अंदर जाकर के लोगों को अवेयर करती हैं, महिलाओं को सशक्त करती हैं, जागरूक करती हैं, जिसके लिए कई सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको सम्मानित भी किया गया है। कितना मुश्किल, कितना आसान होता है जब एक महिला होने के नाते आप अपनी तरफ से, जो खुद एक नौकरी के अंदर है लेकिन उसके साथ आप सामाजिक स्तर पर बदलाव लाने के लिए लगातार कोशिश कर रही हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि हमारा 2019 में जब मैं व्याख्याता के तौर पर यहाँ करौली ज़िले में कार्यरत थी, अनेकों मतलब यहाँ पर सभाओं में और कई कार्यक्रमों में जाना होता था, जहाँ पर गंभीर विषयों को लेकर जब हम अपने विचार रखते थे तो वहाँ पर महिलाओं की संख्या नगण्य देखने को मिलती थी। बहुत ही कम संख्या में महिलाएं होती थी। तो उस जगह हमें लगा कि क्यों ना महिलाएं आगे आएं, और जब इन गंभीर मुद्दों के ऊपर महिलाएं विचार रखने लगेंगी तो निसंदेह रूप से समाज के लिए भी कुछ अच्छा होगा। और एक परिवार की धुरी, चूँकि आधी आबादी के लिए मुझे यहाँ पर विचार रखने के लिए आमंत्रित किया गया है, तो मैं बताना चाहूँगी कि आधी आबादी, जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, तो महिलाएँ आज भी गंभीर मुद्दों के ऊपर अपने विचार नहीं रखती हैं। कहीं ना कहीं वो अपने परिवार और फैमिली को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देती हैं। अनीता जी, कब लगा आपको कि एक महिला होने के नाते आपको महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को जागरूक करने के लिए और साथ ही साथ जो समाज की बहुत सारी बुराइयां हैं उनको आप तो खुद अपनी तरफ से सुधारने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन दूसरों को भी आप जागरूक कर रही हैं कि आपकी इस मुहिम में शामिल हों, अपनी तरफ से समाज के उन छोटी मोटी कमियों और खामियों को दुरुस्त करने के लिए वो खुद भी आगे बढ़ें। तो ये पहली शुरुआत कब हुई? कितना मुश्किल रहा आपके लिए ये पहला कदम, और आज उस कदम से आप कितने आगे तक बढ़ी हैं? जी बिल्कुल मुजीब जी, बताना चाहूँगी कि 2019 की बात है। कोरोना टाइम पीरियड से पहले मतलब कई ऐसा महसूस हुआ मुझे कि महिलाओं को लेकर काफ़ी सारे प्रयास किए जाते हैं। सरकार और प्रशासन के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, अनेकों संगठन बने हुए हैं, लेकिन महिलाएं खुद जो अपनी भागीदारी है वो बहुत ही कम संख्या में दे पा रही हैं। तो वहाँ पर मुझे महसूस हुआ कि क्यों ना हम सभी महिलाएं मिलकर अपने लिए कार्य करें। एक महिला दूसरी महिला की समस्या को बखूबी समझ सकती है, और उसे दूर करने के लिए जब महिला प्रयासरत रहेगी तो हमारे जो प्रयास हैं वो ज़मीनी स्तर पर पहुँचेंगे। और इनको लेकर हमने अनेकों कार्यशालाएँ की। कार्यशालाएँ हमारे गाँव में, शहरों में, स्कूलों में, अटल सेवा केंद्रों पर थी, और कार्यशालाओं का मुख्य विषय था हमारी ग्रामीण बहनें, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर और उनके स्वरोजगार को लेकर हमने प्रयास करे तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि हम मतलब एक सकारात्मकता के साथ में अपनी बहनों को हमारे साथ में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और कुछ हद तक हम आगे बढ़े। आज जब मैं देखती हूँ 2023 में, 2019 से हमारी शुरुआत थी और केवल कुछ महिलाओं के द्वारा हमारी शुरुआत की गई, तो ये आज हमारा कम से कम राजस्थान के 20 जिलों में संगठन कार्य कर रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारी जो बहनें हैं, वर्किंग और नॉन वर्किंग, सभी तरह की महिलाएं इसमें आगे से आगे बढ़ के काम कर रही हैं। हर महिला अपने स्तर पे कार्यशाला करवाती है, और मतलब ये इसके प्रयास भी हमें सकारात्मक देखने को मिल रहे हैं। आप खुद ग्रामीण परिवेश से आती हैं, और ग्रामीण परिवेश की बात करें तो कहीं ना कहीं महिलाएं आज भी अपने आप को पर्दे में रखती हैं, और आपका बैकग्राउंड वो रहा है कि कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर हम देखें तो महिलाओं को उतना एक्सपोजर नहीं मिलता है जितना हम दूसरे समाज के अंदर या अर्बन क्षेत्र के अंदर देखते हैं, शहरी क्षेत्र में देखते हैं। तो एक महिलाओं के नाते और साथ ही साथ आप जिस समाज का प्रतिनिधित्व करती है वहाँ पर और चुनौतियाँ थी,
तो ये ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और ग्रामीण परिवेश में होने के साथ साथ ये मुश्किलें और ज़्यादा हो जाती हैं। जी तो बिल्कुल। आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब शुरुआत में आप जाती थी, तो दूसरों को प्रोत्साहित करना कितना मुश्किल कितना आसान रहा? जी बिल्कुल, बताना चाहूँगी, मैं खुद मीणा समाज से हूँ और गांव में हमारा ये जो समाज है इसके अंदर आज भी जाजम पर महिलाएं नहीं आती हैं। तो उस जगह लगा मुझे कि जब हर जगह हम हमारी बेटियों को कलेक्टर बना सकते हैं, हम उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक परिवर्तन वहाँ भी होना चाहिए। और बिल्कुल इसके भी मुझे सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। कहीं ना कहीं समाज के लोगों ने इसे मतलब स्वीकार किया और खुद में कम से कम 6 बार जाजम पर जाकर अपने विचार रख चुकी हूँ। घूंघट प्रथा का जहाँ तक सवाल है, तो हम एक सम्मान की भावना बुजुर्गों के प्रति रखें, अपने से बड़ों के प्रति सम्मान की भावना रखें, लेकिन घूंघट को थोड़ा सा हमें अब मतलब छोड़ के आगे आना होगा, क्योंकि हमारी बेटियां आगे बढ़ेंगी तो हमें कुछ ना कुछ चीज़ें तो हमें छोड़नी होंगी। नया परिवर्तन कुछ चीज़ों को छोड़ के आता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ अब महिला सशक्त हो रही है, और आप खुद स्वरोजगार के क्षेत्र में लगातार कोशिश कर रही हैं। जब एक परिवार की महिला रोजगार के मामले में सशक्त होती है, एम्पावर्ड होती है, तो आप क्या लगता है कि परिवार पर उसका कितना असर पड़ता है, और सामाजिक रूप से इसका कितना पॉजिटिव इफेक्ट सामने आता है? जी बिल्कुल, परिवार सबल होगा, साथ में एक महिला के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा होगी जब वो 2 पैसे कमा के लाएगी, क्योंकि आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। आज भी सम्मान के साथ में देखा जाता है। जैसे एक घर में जॉब करने वाली महिला होती है, दूसरी महिला जॉब नहीं कर रही होती है, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत जो वर्किंग वुमेन्स है उसके साथ में मतलब सम्मान वाली चीज़ ज़्यादा जुड़ी रहती है, उसका सम्मान अधिक किया जाता है। तो क्यों ना हमारी जो ग्रामीण बहनें हैं वो 2 पैसे कमाएं, और 2 पैसे जब वो कमाएंगी तो अपने ऊपर कुछ खर्च भी उसी हिसाब से कर पाएंगी। तो ये आत्मसम्मान की भावना बढ़ती है, साथ में परिवार का स्तर भी ऊपर बढ़ता है, और बच्चों के ऊपर भी बहुत ही सकारात्मक हमें प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि आज वो समय आ गया है जब पुरुष के साथ ही महिला को भी कंधे से कंधा मिलाकर अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें करनी होंगी, और तभी हम हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। और जब एक बेटी अपनी माँ को देखेगी कि वो आत्मनिर्भर है, तो उसके अंदर बचपन से ही वो बीज अंकुरित होंगे, आगे चल के वो भी कुछ ना कुछ शायद माँ से अधिक 10 कदम और बढ़ के कुछ कर पाए। और हमारे देश के लिए तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात होगी कि बेटियां उसकी आगे बढ़ रही हैं। अपनी बातचीत में आप कह रही थी कि जब हमारे यहाँ हमारे पारिवारिक सिस्टम में सैकड़ों साल से महिलाएं परिवार को संभालती आ रही हैं, तो आखिर सामाजिक स्तर पर वो उतनी सशक्त क्यों नहीं हो पाती? आप खुद अपनी तरफ से ये सवाल खुद से भी करती थी और समाज से भी करती थी, और शायद यही प्रेरणा थी आपने सामाजिक स्तर पर अपने आप को, समाज को बदलने की इस अलख के अंदर खुद को आगे रखा। तो जब आप ये कोशिश करती हैं तो आप कैसा महसूस करती हैं, कैसे परिणाम आते हैं? जी बिल्कुल, आज से 50 साल का पहले का जो समाज था वो एक अलग था। अब वर्तमान समय में कुछ अलग है, और आने वाले जो 50 साल हैं उससे आगे हम कुछ और ही तस्वीर देखेंगे। तो आज से 50 साल पहले देखो मतलब अशिक्षा बहुत ज़्यादा थी, और उससे भी पहले देखा जाए तो मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने से पहले की थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगी। उस समय मुग़ल हमारे देश में आ गए थे, और काफ़ी सारे मतलब विदेशी हमारे देश में थे। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें थी, बाल विवाह उस समय पैदा हुए क्योंकि उस समय की आवश्यकताएं थी। बहुत सारी मतलब उस समय की जो प्रथाएं थी वो आज कुप्रथाएं हैं, क्योंकि आज बेटियां पढ़ने लग गई हैं, तो कहीं पर्दे की ज़रूरत नहीं है, कहीं बाल विवाह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब बच्चियां शिक्षित हो गई हैं तो वो अपना भला बुरा समझ सकती हैं। तो कहीं ना कहीं समाज धीरे धीरे प्रगति कर रहा है, और आगे भी वो उसी तरीके से प्रगति करता रहेगा। आज के समय में जैसे शिक्षा की और स्वावलंबन की बहुत अधिक आवश्यकता हो गई है। पुरुष कहीं भी महिला की स्वतंत्रता को रोकने में कहीं भी मतलब कहीं भी रोकना नहीं चाहता है, केवल महिला को वो चीज़ें समझनी होंगी। ये बदलाव हमें दिख भी रहा है। हम देखते हैं कि कुछ दिनों पहले हम बहुत सारे टीवी कमर्शियल वगैरह के अंदर देखते थे कि उन दिनों के बाद मुश्किल दिन, लेकिन आज खुल करके बोला जाता है माहवारी जैसे शब्दों का, जो पहले बहुत स्टिग्मा था। तो ऐसी बहुत सारी बातें जो पहले कहीं ना कहीं जिनको सीधे प्रत्यक्ष रूप से नहीं बोला जाता था, लेकिन आप खूब महिला स्वास्थ्य को लेकर के कई कार्यशालाएं करती रही हैं, जागरूक करती रही हैं। गाँव की स्थिति के अंदर, ग्रामीण परिवेश के अंदर आप क्या लगता है कि ये कितनी ज़रूरी हो जाती है? और वो छोटी बच्चियाँ जो अभी अपनी तरफ से स्कूली शिक्षा में आ रही हैं, तो उनके लिए इस तरह की बातें, इस तरह के टॉपिक्स कितने इम्पॉर्टेंट है, कितने अहम हो जाते हैं? जी बिल्कुल मुजीब जी, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी आपको कि पहले पूर्व का समय था वो उसमें संयुक्त परिवार रहा करते थे।
एक मतलब माता पिता को भी यदि बच्चों के ऊपर ध्यान देने का टाइम नहीं था तो उनके चाचा चाची बुआ दादा दादी वो रहते थे, तो कहीं ना कहीं बाल अपराध भी कम होते थे। अब ये आप शहरीकरण मान लीजिए, या 2 पैसे कमाने के लिए परिवार के लोग घर गांव से बाहर निकलने लगे, तो एक माता पिता के अलावा दूसरा कोई होता ही नहीं है बच्चों के लिए। तो एक माँ को और पिता को ही बच्चों के अच्छे मित्र बनना पड़ता है। अगर आज वो अच्छे मित्र नहीं बनेंगे तो कल को कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के मतलब अपराध के शिकार होंगे बच्चे, क्योंकि वो उस स्नेह को दूसरी जगह ढूंढने लग जाएंगे। तो यहाँ पर एक माँ की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो बच्चे को किशोर अवस्था के समय जो परिवर्तन होता है तो उसको बताए। एक पिता की जिम्मेदारी बन जाती है एक बच्चे के प्रति कि वो भी मतलब जो किशोर अवस्था के समय जो परिवर्तन होता है, अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं, वो एक नॉर्मली चीज़ है, लेकिन उसी अट्रैक्शन के जाल में फंसकर हमारे बच्चे अपराध के शिकार हो जाते हैं और अनेक प्रकार की समस्याएं अपने लिए पैदा कर लेते हैं। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। हमें और आपको, हर माता पिता को देखो इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा। आज हम अवेयर नहीं होंगे तो निसंदेह रूप से आने वाले समय में हमें बहुत ही खराब परिणाम देखने को आपके खुद जागरूकता कार्यक्रम में एक गुड टच बैड टच का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है। हमारे सामाजिक परिवेश के अंदर ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो छोटे बच्चे जो अभी दुनिया के अंदर शामिल हुए हैं और समाज का हिस्सा बने। तो आपको क्या लगता है ये कितना बड़ा टास्क है और उसको लेकर के समाज और हमारा शिक्षा जगत कितना गंभीर है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा टास्क है। सरकार भी इसके लिए प्रयासरत है, प्रशासन भी इसके लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक मतलब ये अपराध हैं वो क्यों नहीं कम हो रहे हैं। इसके लिए देखो आम आदमी को आगे आना होगा, हर माता पिता को आगे आना होगा, ख़ास तौर पर जो मज़दूर वर्ग है उसको आगे आना होगा। मज़दूर वर्ग के बच्चे अधिक शिकार होते हैं क्योंकि उनके बच्चे कहीं ना कहीं मतलब माता पिता मजदूरी करने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं, तो वो बच्चे पूरा दिन अकेले रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखो हमें प्रयास करना होगा। हमारी संस्था के द्वारा स्कूलों में कार्यशालाएं होती हैं, वहाँ पर हम छोटे बच्चों के लिए गुड टच बैड टच की कार्यशाला रखते हैं। उसमें छोटे बच्चों के लिए हम कहीं ना कहीं उनके माता पिता को भी हम उसके अंदर सम्मिलित करते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा समझ ही नहीं पाता कि क्या उसके लिए सही है और क्या गलत है। तो कहीं ना कहीं जो परिचित लोग होते हैं, परिचित वर्ग के जो लोग होते हैं, उनके द्वारा इस प्रकार की घटनाएं अंजाम में ली जाती हैं। तो माता पिता को हम बताते हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों के लिए कुछ समय निकालिए। 24 घंटे में से हम आधा घंटा अपने बच्चे के लिए निकाल सकते हैं, क्योंकि वो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। यदि उनका भविष्य खतरे में है तो आज हमारा मतलब कोई औचित्य नहीं रह जाता। हम कितने ही पैसे कमा लें, लेकिन अपने बच्चे के लिए यदि हम कुछ नहीं कर पाए तो आपसे ज़रूर आज के इस मौके पे जानना चाहेंगे हमारे दर्शक भी कि वो कौन से लक्षण होते हैं जब आपको बच्चे के अंदर किसी तरह के कोई बदलाव दिख रहे हैं, या आपको लगता है कि बीइंग ए पेरेंट्स हमें अपने बच्चों को इस बारे में ज़रूर बताना चाहिए, या वो कौन से संकेत हैं जिसको समझ करके हमें अपने बच्चों से बात करनी चाहिए और बात करने का तरीका क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल, बच्चों से बात करने का खास तौर पे किशोर वय के बच्चों के लिए तो मैं बताना चाहूँगी कि उनसे तो फ्रेंडली हम बात करें, कभी भी अग्रेसिव होकर हम बात ना करें। प्यार से आप बात करोगे तो आपके बच्चे आपके लिए जान तक देने के लिए तैयार रहेंगे और आपके सपने आपके बच्चे पूरा करेंगे। आपको अपना व्यवहार थोड़ा सा मतलब उनके प्रति फ्रेंडली रखना होगा। यदि वो कोई गलती भी कर दे, बैड टच के संदर्भ में है कि किस तरह से बच्चों के वो कौन से संकेत है जैसे समझ जाना चाहिए परिवार को, शिक्षक को? हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पर गुड टच बैड टच के लिए मैं बताना चाहूँगी कि नज़रें सर्वप्रथम तो हमें सामने वाले की नज़रों में देख के देखें। और जो ये कहते हैं ना कि नज़रें कभी झूठ नहीं बोलती हैं, गलत नज़रें, स्नेह भरी नज़रें, प्रेम भरी नज़रें हैं ना, वो सब कुछ बयान कर देती है। और इसके बाद में दूसरा ये है कि मतलब कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं बॉडी के कि वहाँ पर यदि कोई व्यक्ति छुए तो हमें तुरंत उस व्यक्ति से दूर हो जाना चाहिए। और जहाँ तक मतलब है, आप सर्वप्रथम यदि कोई गलत जगह छूता है तो आप ज़ोर से चिल्ला के आप हटें, क्योंकि आप ज़ोर से चिल्लाओगे तो वो सामने वाला व्यक्ति उस कंडीशन के लिए तैयार नहीं होगा, तो वो कहीं ना कहीं घबरा जाएगा। दूसरी चीज़, आप वहाँ से थोड़ा सा दूर चले जाएं, जहाँ भीड़ है ऐसी जगह पे जाएं। छोटे बच्चों के लिए ख़ास तौर पे बताना चाहूँगी, क्योंकि छोटे बच्चों की समझ ही नहीं आता भाई क्या करना चाहिए। सबसे पहले ज़ोर से चिल्लाएँ, आप जितना तेज़ आप कुछ भी चिल्ला सकें।
दूसरा स्टेप हो कि वहाँ से आप थोड़ा सा दूर चले जाएं। तीसरा स्टेप आप किसी न किसी मतलब कोई भी हो आपका वहाँ पर, ज़रूरी नहीं है कि आपके माता पिता आपके साथ हों, ज़रूरी नहीं है कि आपके कोई बड़े भाई बहन आपके पास हों, लेकिन भीड़ में कोई भी व्यक्ति है तो उसको ज़रूर बताइएगा कि इन अंकल ने मेरे को इस जगह छुआ, इन आंटी ने मेरे को इस जगह छुआ और इस तरह इस टाइप की बातें कर रही थी। बच्चों, आपका जीवन आपके लिए अनमोल है और कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो आपके जीवन के साथ में खेल जाए। ये आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, किसी को कोई हक नहीं होता कि वो मतलब आपके साथ में गलत कर जाए। आपको अपना आत्मसम्मान बना के रखना होगा। आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं है तो कुछ नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल कोशिश कीजिएगा, दिल से कोशिश करोगे, बिल्कुल कहीं ना कहीं अपराध रुकेगा। कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बच्चे फाउंडेशन एज में होते हैं जहाँ पे उनका शारीरिक के साथ साथ मानसिक विकास होता है। हम देखते हैं बहुत सारे केसेस के अंदर ऐसा होता है कि बच्चों की घटनाएं जीवन पर्यंत उनके जीवन शैली के ऊपर, उनके मानसिक स्थिति के ऊपर असर डालती हैं। तो बच्चों के लिए और उनके परिजनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण संकेत है जो आप बातें आपने बताई कि उन चीज़ों को मॉनिटर करें और बच्चे खुद भी अपनी तरफ से अवेयर हों। हम जिस मोड़ पर बात कर रहे हैं अनीता जी, आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, एनसीआरबी के आंकड़े आए जब राजस्थान देश के अंदर सबसे ज़्यादा महिला उत्पीड़न के मामलों के लिए अपनी तरफ से सूची के अंदर शीर्ष पर था, तो राज्य सरकार ने भी अपनी तरफ से कोशिश की कि कहीं ना कहीं महिला अपराधों पर अंकुश लगाया जाए। हम बात कर रहे हैं तभी राज्य सरकार ने घोषणा की कि 205 पुलिस थानों के अंदर महिला सुरक्षा सहायता केंद्र खोले जाएंगे। आप खुद इसी व्यवस्था का हिस्सा हैं। जब हम देखती हैं कि आप खुद कोशिश करती हैं कि इन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए आप जागरूकता कार्यक्रम चलाती हैं, राज्य के हर ज़िले के अंदर आपके इस तरह के कार्यक्रम हैं। जब प्रशासनिक स्तर पर इस तरह के प्रयास आप जैसे स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं परिणाम और ज़्यादा सार्थक होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एक चैलेंज के तौर पर देखती हैं, और इन सुरक्षा सहायता केंद्रों का कितना बड़ा रोल होता है? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा चैलेंज तो एक महिला के साथ में यही होता है कि उसके साथ में जिस प्रकार के दुर्व्यवहार या फिर जैसी छेड़छाड़ जैसी कोई भी घटना होती है, तो ऐसी घटनाएं करने वाले खुद या तो उसके परिवार के जो लोग होते हैं या उनके परिचित होते हैं, और कम से कम 40% ऐसे आंकड़े हैं जिनमें मतलब परिचित के द्वारा ही इस प्रकार की घटनाएं की गई। और एक और मैं बता देना चाहूँगी मुजीब जी कि ये बहुत ही मतलब दुखद विषय है कि बहुत सारे ऐसे केस हैं वो दर्ज ही नहीं होते। कहीं ना कहीं समाज का डर, अपनी मतलब उसका इमेज का डर हावी हो जाता है, और फिर महिलाएं क्या मतलब ऐसे केसों को दर्ज ही नहीं कराती हैं। तो महिलाओं को आगे आना होगा, आज भी मतलब खुद महिला को आगे आना होगा। मैं तो यही कहूँगी कि महिला होने के नाते आप खुद ही आगे आइए, कोई दूसरा आपके लिए कुछ नहीं करेगा। सारे प्रयास बेमानी हैं, हम और आप कितने ही प्रयास कर लें, लेकिन उनका रिजल्ट तभी मिलेगा जब खुद महिला आगे आएगी। हमारा संगठन है वो खासतौर पर महिलाओं के लिए सकारात्मकता एक महत्वपूर्ण मूल मंत्र है जिसके जरिए हम दुनिया बदल सकते हैं। आपका खुद का संगठन अस्तित्व की उड़ान कहीं ना कहीं इसी तरह के सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे आप ही के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह से काम करते हैं और कितने लोग आपके साथ कलेक्टिव रूप से जुड़े हुए हैं? राजस्थान के किन किन क्षेत्रों में आपकी सक्रियता है और बढ़ रही है? जी, राजस्थान के 20 से अधिक जिलों में संगठन कार्य कर रहा है, और हमारी हर महीने कार्यशालाएं होती हैं। जी। और कार्यशालाएं हमारी स्कूलों में, गाँव में होती हैं, और अब तक 50 से अधिक कार्यशालाएं कर चुके हैं। और कार्यशालाओं के माध्यम से हमने 50,000 से अधिक महिलाओं को और बच्चियों को लाभान्वित किया है। उनको जागरूक करने का हमारा प्रयास रहा है, और आगे भी लगातार हमारे प्रयास जारी हैं। स्वरोजगार केंद्र भी हमने खोले हुए हैं जिनका हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। आज उन बहनों के चेहरे पे जब हम चमक देखते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम कुछ मतलब कुछ कामयाब हुए, क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण से हम किसी को जब आत्मनिर्भर बना देना, तो ये मानिए कि मतलब कि परिवार के अंदर हमने किसी के लिए कुछ अच्छा किया, तो मतलब वो परिवार हमें हमेशा याद रखता है। छोटे बच्चों को मतलब हम गुड टच बैड टच को लेके अवेयर करते हैं, तो बिल्कुल उन बच्चों को भी कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत वो चीज़ें होती हैं, क्योंकि बाल मन चीज़ों को भूलता नहीं है, वो हमेशा याद रखता है। तो कुछ एक्सपीरियंस भी बताएं जब आपको फील हुआ कि हाँ आपने अपनी तरफ से कोशिशें की, लोगों से बातें की, काउंसलिंग की, तो उसका वो परिणाम आया जो आपके लिए भी अप्रत्याशित था? जी बिल्कुल, यहाँ बताना चाहूँगी कि भरतपुर ज़िले में हमारी बाल अपराध को लेकर एक कार्यशाला थी, और एक हम अनाथालय में हम गए थे। तो वहाँ पर एक बच्ची थी, जब हम अपने गुड टच बैड टच को लेकर हम अपनी बातों को रख रहे थे, तो वो बच्ची एकदम मतलब असहज स्थिति में बैठी हुई थी। तो हमारे संगठन की महिलाओं ने उसको अलग ले जाकर काउंसलिंग की उसकी। तो पता चला कि वहीं के किसी कर्मचारी के द्वारा उनको मतलब उसके साथ में बैड टच जैसा कुछ हो रहा था। तो उस बच्ची को हमने समझाया, साथ में उस कर्मचारी को तुरंत ही वहाँ से हटवाया।
तो एक तरीके से हमें लगा कि एक बच्ची का जीवन हमने कहीं ना कहीं बचाया। इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी, चूँकि मैं व्याख्याता हूँ, एक अध्यापिका हूँ, तो हर अध्यापक का ये कर्तव्य बन जाता है कि जब वो अपनी क्लास में जाए तो बच्चों को मॉनिटर करे। 5-10 मिनट के लिए वो थोड़ा सा अपनी तरफ से इतना कुछ काम करेगा, तो छोटे जब वो मॉनिटर करता है तो हर बच्चे को देखे। अगर एक कोई बच्चा ऐसा भयभीत और जो प्रतिदिन हंसता खेलता हुआ यदि कोई बच्चा रह रहा है और वो कुछ दिन से गुमसुम रहने लग गया है, तो बिल्कुल उसे जानने का प्रयास करें, उस बच्चे की खामोशी को पहचानने की कोशिश करें। हो सकता है उस बच्चे के साथ में कुछ अलग हो, मतलब कुछ गलत हो रहा हो, वो बच्चा इस चीज़ को बता नहीं पा रहा है, क्योंकि ये गुड टच बैड टच वाली घटनाएं, छेड़छाड़ वाला ये विषय ऐसा है कि मतलब हर कोई व्यक्ति जल्दी से कह नहीं सकता। बच्चों को एहसास ही नहीं हो पाता कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। तो ये व्यक्तिगत रूप से भी हम थोड़ा जागरूक हो, अपने आसपास किसी भी बच्चे के अंदर या किसी भी पीड़ित के कुछ बदलाव के अंदर अगर बदलाव महसूस कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं उससे बात करनी चाहिए। जी। आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद एक संगठन से जुड़ी हुई हैं, जब आप महिला सुरक्षा को लेकर के आत्म प्रशिक्षण जैसे कई कार्यक्रम, आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम, तो किस तरह के आपकी गतिविधियाँ होती हैं, वो कौन सी टेक्निक है जो आप यूज़ करते हैं, और इनमें वो कौन से एक्सपर्ट होते हैं जो शामिल होते हैं, और इसके परिणाम आपको कितना रोमांचित करते हैं या प्रेरित करते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर बताना चाहूँगी कि आत्मरक्षा को लेकर हमारे साथ में एक डेमो टीम हमने हायर की हुई है, और जब हम कार्यशाला में जाते हैं तो अपनी उस टीम को साथ लेके जाते हैं, जिसमें बच्चियाँ एक्सपर्ट होती हैं, और वो बच्चियाँ आत्मरक्षा के जिस तरीके से मतलब वो अपनी तरफ से एक्टिविटी करती हैं, तो उन एक्टिविटीज़ को देखकर स्कूल के जो बच्चे हों बिल्कुल रोमांचित हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता कि 3 घंटे की कार्यशाला में 5 घंटे कब निकल गई। और बिल्कुल बच्चे, कई बच्चों की हमें बाद में फ़ोन भी आते हैं कि मैम हम आपके संगठन से जुड़ना चाहते हैं, और आपकी मतलब ये आत्मरक्षा वाली ये जो स्टेप है हम सीखना चाहते हैं। तो बिल्कुल ये सरकार ने भी एक तरीके से आत्मरक्षा को स्कूल में कंपलसरी कर दिया है, लेकिन फिर भी हम उन बच्चों को भी गाइड करते हैं। और चूँकि अभी उनका बचपन है, तो बचपन के पूरा हो जाने के बाद में जब वो अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर लेंगे तो बिल्कुल उनको आश्वासन दिया जाता है कि आप संगठन के साथ में जुड़ के काम कीजिएगा, कैरियर को साथ लेके चलें, संगठन के साथ में जुड़ के काम करें, क्योंकि ये तो सोशल वर्क है, ये पहचान हमारी ज़िंदगी भर रहेगी। सामूहिक रूप से कहीं ना कहीं हम मिलकर के एक दूसरे का साथ और मजबूत करते हैं। एक दूसरी चीज़ के ऊपर भी आपसे आपके राय ज़रूर जानना चाहेंगे, वो है सोशल मीडिया। एक ऐसी दोधारी तलवार जो हमारे बहुत काम का भी है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी खुल करके हो रहा है। एक सामाजिक कार्यकर्ता महिला स्थिति को लेकर के सोशल मीडिया की स्थिति को आप किस तरह से हमारे दर्शकों के साथ बांटेंगी? जी बिल्कुल मुजीब जी, यहाँ पर बताना चाहूँगी कि सोशल मीडिया मतलब सोशल मीडिया का हमारे संगठन के लिए बहुत ही सकारात्मक प्रयास रहा। सोशल मीडिया के द्वारा एक करौली ज़िले के अंदर जो संगठन था वो पूरा स्टेट में, मतलब ये मानिए स्टेट को कवर करने में है। तो सोशल मीडिया के इनके सकारात्मक प्रयोग के द्वारा ही मतलब हमारे जो अच्छे कार्य हैं वो एक बहुत बड़े वर्ग तक पहुंच पाते हैं, और अन्य लोग भी प्रेरित होते हैं ऐसे कार्यों के लिए। तो बिल्कुल सोशल मीडिया का बिल्कुल सकारात्मक ही हमारे लिए रिजल्ट रहा, और आगे भी मतलब मैं ये आशा करती हूँ कि आगे भी सोशल मीडिया का अच्छा ही रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं खलती है। सोशल मीडिया पर महिलाओं को जिस तरह से चित्रित किया जाता है, रेखांकित किया जाता है, उसको लेकर के भी बहुत सारी गलत व्याख्याएं सामने आ रही हैं। तो आज हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि एक मर्यादा का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि हम अपनी तरफ से अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के तौर पर कुछ बातों का ज़रूर ख्याल रखें। वो कौन सी बातें हैं जिसको लोगों को समझना होगा? जी बिल्कुल, यहाँ पे एक महिला के तौर पे मैं बताना चाहूँगी कि जो घर के जो निजी प्रकरण हैं उनको घर तक ही रखें। उनको यदि आप बाहर सार्वजनिक करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं अपने साथ में अपना परिवार और अपने बच्चों के लिए भी आप गलत करेंगे। ख़ास तौर पे बच्चों के साथ में बहुत ही गलत होता है। एक माँ का गलत स्टेप मतलब एक तरीके से परिवार के लिए मतलब बहुत ही गलत साबित होता है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनकी परवरिश का हमारे ऊपर जिम्मा होता है, जिनको हमें एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए मतलब ईश्वर ने हमें भेजा है। क्योंकि हम एक माँ हैं और एक पिता है, एक पिता और माता की एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने जो बच्चे हैं उनके भविष्य का वो ध्यान रखें। यदि पारिवारिक किसी प्रकार का कोई झगड़ा है तो उसको पर्दे के अंदर ही हम सार्वजनिक ना करें। जी अनीता जी, वक्त है कि हम आपसे आप ही के बारे में जानना चाहें। कहाँ से आपकी परवरिश हुई, कहाँ पैदा हुई, और साथ ही साथ आज आप जिस उत्तरदायित्व के साथ आगे बढ़ रही हैं, भविष्य में आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? आपको क्या लगता है कि वो कौन से कोर सब्जेक्ट हैं, इश्यूज़ हैं जिसको आने वाले वक्त के अंदर आप बदलना चाहेंगी, सुधारना चाहेंगी? जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि करौली ज़िले में कटकड़ गांव की मैं बहू हूँ,
और 2006 में शादी हुई थी और वहीं पे पास ही आंखावाड़ा गांव में मेरा मायका है। मैं अपने माता पिता की चौथी संतान हूँ। बचपन से ही माँ का सानिध्य मुझे मिला और माँ का स्नेह और प्रेम इस तरीके से रहा कि मतलब सोचा कि एक अच्छी माँ बनूँ। एक अच्छी माँ के साथ में जब फिर बाद में स्कूली शिक्षा पूरी की तो कहीं ना कहीं लगा कि एक माँ भी हम हैं और एक जैसे अध्यापिका के तौर पे भी मैं हूँ, लेकिन एक अध्यापिका की जो पहचान है वो अपनी जॉब तक ही रहेगी। क्यों ना समाज के साथ के मतलब समाज के लिए कुछ अच्छा किया जाए, अपनी जो बहनें हैं उनके लिए भी एक महिला वर्ग है उसको भी साथ में उठाया जाए, क्योंकि हम चले जाते हैं, हमारे जो कार्य होते हैं वो हमें हमेशा के लिए मतलब ज़िंदा रखते हैं। तो कहीं ना कहीं माता पिता के साथ और माता पिता के साथ और सानिध्य से अपने आप को आगे बढ़ाया। जो शादी हुई तो देखो हस्बैंड का एक बहुत ही अच्छा सकारात्मक मुझे सहयोग मिला। आज एक यूँ कहते हैं ना कि एक सफल पुरुष के पीछे एक मतलब नारी का हाथ होता है, तो हर सफल नारी के पीछे कहीं ना कहीं उसके बिल्कुल आगे यात्रा पता नहीं कहाँ तक होगी, लेकिन अब तक जो मैं यहाँ पे हूँ, अब तक की जो यात्रा की है इसके पीछे कहीं ना कहीं मेरे जो हस्बैंड है जो केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं विजय सिंह जी, वहीं पर उनकी जॉब है, उनका मतलब उनका साथ मैं बिल्कुल मानूंगी। ये महत्वपूर्ण बात है, कहीं ना कहीं आप अपनी सफलता के पीछे अपने परिजनों का हाथ बांधते हैं और ये सफलता हमारे सामने नज़र भी आती है। 2019 से जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपने ये मिशन किया उसको ज़िला स्तर पर 2021-22 के अंदर ज़िला स्तरीय पुरस्कार के तौर पर समाज सेवा के लिए आपको सम्मानित किया गया। तो वहीं गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा साल 2020 में आपको सम्मानित किया। इसके अलावा WHO द्वारा भी आपको अवार्ड हासिल हुआ है। कई शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंदर आप लोगों के ज़िंदगी के अंदर आमूल चूल परिवर्तन लेकर आ रही हैं। हम आपके लिए यही शुभकामनाएं देते हैं कि आप अपने इस मिशन को और ज़्यादा मजबूत करें और महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए जो आपके प्रयास हैं वो और मजबूत हो, ताकि समाज सशक्त हो, राज्य सशक्त हो, देश सशक्त हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बीच आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।